एवरीवन, दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम ISPC सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 17वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पिछले दिन जो टेस्ट सीरीज नंबर 2 को डिस्कस किए थे उसी को आज हम लोग 76 टू लेकर 150 नंबर प्रश्न तक कंटिन्यू करेंगे। तो आइए आज प्रश्न को डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, आज का 75 नंबर जो प्रश्न है, 1 मिनट में प्रश्न निकाल लेता हूँ। यस, आज का 76 नंबर प्रश्न है, भारतीय इतिहास में किसे मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज अपने पुस्तक इंडिका में भारतीयों को कितने श्रेणियों में विभाजित किए हैं। तो देखिए, मेगास्थनीज द्वारा इंडिका जो पुस्तक की रचना की गई थी उसमें भारतीयों की 7 श्रेणियां बताया गया है। अब सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता है कि भारतीयों की जो 7 श्रेणियां इंडिका पुस्तक में बताई गई हैं उसके अंतर्गत कौन कौन 7 हैं। तो देखिए, जो पहले थे वो दार्शनिक हैं, दूसरा जो श्रेणी था वह किसान वर्ग का था, तीसरा श्रेणी अहीर वर्ग का है, इसके अतिरिक्त चौथा जो श्रेणी है वह कारीगरों का श्रेणी था, पांचवा श्रेणी सैनिकों का है, और जो छठा श्रेणी है वह निरीक्षकों का छठा श्रेणी है। निरीक्षकों के अतिरिक्त जो एक और यानी कि 7वां जो श्रेणी था वह सभासद का। तो इस प्रकार से मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीयों की 7 श्रेणियों का वर्णन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कब सेल्यूकस निकेटर को हराया था। अर्थात जो प्रश्न पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। अब देखिए, जब इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर पराजित हो गया तो पराजित होने के उपरांत सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना, आप लोग याद रखिएगा, अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया दोनों नाम इसका है, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवा देता है। इसके अतिरिक्त जब विवाह हो जाता है तो सेल्यूकस ने, यह भी ध्यान रखिए, सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। प्रश्न था चंद्रगुप्त मौर्य ने कब सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। और इसी पराजय के उपरांत सेल्यूकस निकेटर ने अपने पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवा देते हैं और सेल्यूकस निकेटर ने एक राजदूत के रूप में मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजते हैं। नेक्स्ट 79 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि बीच हुए युद्ध का वर्णन निम्न में से किसने किया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एपियानस ने इस युद्ध का वर्णन किया है। और यह जो युद्ध था वह 305 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट 80 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। तो 80 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे मौर्य दरबार में मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता था। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कर रहा है कि मौर्य दरबार में मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन था। तो मौर्य दरबार में जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था वह डायमेकस था, अर्थात तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यह जो डायमेकस था वह राजा एंटियोकस का दूत था। आप लोग इसे याद रखिएगा, शासक एंटियोकस का दूत था जो कि मौर्य दरबार में मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी बनकर आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चाणक्य के उत्तराधिकारी निम्न में से कौन है। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि जो चाणक्य के प्रधानमंत्री काल के बाद चाणक्य का उत्तराधिकारी मगध साम्राज्य में कौन बने थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात चाणक्य के उपरांत जो उत्तराधिकारी बने उनका नाम था राधागुप्त। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों के पश्चात कलिंग पर आक्रमण किया था। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों उपरांत कलिंग पर आक्रमण किया था। तो 8वें वर्ष के उपरांत अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के पश्चात अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अब यदि कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो देखिए, जब कलिंग पर आक्रमण किया था तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक होता है और 269 ईसा पूर्व के यानी कि 8 वर्ष उपरांत 261 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के किस अभिलेख में विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है? तो इसका वर्णन अशोक के 13वें अभिलेख में किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और कलिंग पर आक्रमण किया गया था 261 ईसा पूर्व में। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा किया गया था और इसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में या 13वें शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करिए। पहला, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद राजवंश का शासन था, बिल्कुल सही। दूसरा, मगध के राजा घनानंद सिकंदर का समकालीन था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निरियाकस, आनेसिक्रिटिस एवं ऑस्ट्रियोबुलस सिकंदर के साथ भारत आए थे, यह भी सही है। अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त जो तीनों स्टेटमेंट है, तीनों कथन है, वह उपरोक्त सही है। नेक्स्ट 85 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग में कौन शामिल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत, यानी पहला तो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो साप्तांग सिद्धांत है वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो साप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन कौटिल्य द्वारा किया गया है। चलिए, अब प्रश्न है कि कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लोक। यह जो साप्तांग सिद्धांत है, साप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत मुख्य रूप से राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि राज्य के 7 अंग कौन कौन बताए गए हैं। राज्य के 7 अंग के रूप में जो पहला है वह राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा है कोष, छठा है दंड और सातवां है मित्र। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं और इस 7 अंग में लोक शामिल नहीं है। नेक्स्ट 86 नंबर प्रश्न है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष उपरांत बोध गया की यात्रा की थी? देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष उपरांत बोध गया की यात्रा की? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 10वें वर्ष पश्चात अशोक ने बोध गया की यात्रा की। अब जो ऑप्शन है, पहला है 8वें वर्ष पश्चात। तो देखिए, 8वें वर्ष पश्चात अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया जाता है। तो आप लोग इसे याद रखिए, कलिंग पर आक्रमण अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात किया गया था। नेक्स्ट है 9वें वर्ष पश्चात। तो 9वें वर्ष पश्चात ऐसा कुछ खास कार्य नहीं हुआ, लेकिन यदि अशोक द्वारा जो तीर्थ यात्रा की बात करें तो 10वें वर्ष पश्चात अशोक द्वारा बोध गया की यात्रा किया गया था। इसके उपरांत जो 12वें वर्ष पश्चात था, 12वें वर्ष पश्चात अशोक द्वारा निगाली सागर की यात्रा की गई थी। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, 12वें वर्ष उपरांत अशोक द्वारा निगाली सागर की यात्रा की गई और इसके अतिरिक्त 20वें वर्ष में अशोक द्वारा लुम्बिनी की यात्रा की गई थी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक के धाम का उल्लेख मिलता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक के धाम का उल्लेख मिलता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भाबरू शिलालेख में अशोक के धाम का उल्लेख मिलता है। और देखिए, इसी भाबरू शिलालेख में ही अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में विश्वास प्रकट किया था। अब सपोज यहाँ प्रश्न उठता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन कौन शामिल है? तो त्रिरत्न के अंतर्गत मुख्य रूप से बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत शामिल है। अब 88 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो 88 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला, अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है, यह बिल्कुल सही। दूसरा, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अशोक के अरमाइक लिपि के अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं, देखिए यह गलत है, यह उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से नहीं बल्कि जो अरमाइक लिपि में स्तंभ लेख लिखा गया है वह अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1857 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को ही, बिल्कुल सही। यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब सपोज यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इस अभिलेख की भाषा क्या है? तो देखिए, ग्रीक एवं अरमाइक दोनों, इस अभिलेख की भाषा है ग्रीक एवं अरमाइक। और
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अशोक की जो अरमाइक लिपि है, अरमाइक लिपि का जो स्तंभ लेख है वह अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है, लेकिन यह जो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से प्राप्त हुआ, इस लिपि इसकी जो भाषा है वह खरोष्ठी लिपि है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न है, अशोक के शिलालेख एवं उनमें वर्जित विषयों का सही युग्म कौन नहीं है। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट 5वां शिलालेख, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है, यह भी सही है। नेक्स्ट है 6ठा शिलालेख, आत्मनियंत्रण की शिक्षा प्रदान करता है, यह भी सही। नेक्स्ट है 9वां शिलालेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया है। देखिए यह जो 9वां शिलालेख है वह गलत है। अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख मुख्य रूप से 7वां एवं 8वां शिलालेख में मिलता है। 7वां एवं 8वां शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्रा को उल्लेख देखने को मिलता है, लेकिन जो अशोक की 9वां शिलालेख है, 9वां शिलालेख के अंतर्गत भेंट एवं शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में वह कर जो अनाज के रूप में न लेकर नकद रूप में लिया जाता था उसे किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उस कर को हिरण्य के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट 91 नंबर प्रश्न है, महाजनपदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो कथन है वह गलत है। पहला, महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, राजा सेना रखने लगे थे, सेना को वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इस समय कृषि उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था, यह भी सही है। और नेक्स्ट है, इस समय आखेटक एवं संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे, यानी कि आखेटक और संग्राहक पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था। यह जो स्टेटमेंट है वह गलत है, इस पर भी टैक्स राज्य द्वारा लिया जाता था। चलिए 92 नंबर प्रश्न है, मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला, मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी, बिल्कुल सही। दूसरा है, यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था, यह भी सही है। तीसरा, गंगा और गंडक नदियां मगध से होकर नहीं गुजरती थी। देखिए यह जो तीसरा नंबर स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि गंगा और गंडक जो दोनों नदियां हैं वह मगध से होकर गुजरती थी, और तो तीसरा नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया। चौथा है, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, यह भी सही है, अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अंगुत्तर निकाय में वर्णित महाजनपद में से किस महाजनपद में गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी। देखिए इस प्रश्न को मैंने कल भी बताया था कि जो 16 महाजनपद थे उनमें से 2 ही महाजनपद ऐसे थे जहां की गणतंत्रीय शासन व्यवस्था विद्यमान थी। पहला महाजनपद था बज्जी और जो दूसरा महाजनपद था उसका नाम था मल्ल। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बज्जी और मल्ल। नेक्स्ट 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो अस्मक महाजनपद है वह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। इसकी यदि नदी की बात करें कि किस नदी के तट पर अस्मक महाजनपद स्थित था, तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 95 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। 95 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं गलत कथन का चयन करना है। पहला, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी, यह बिल्कुल, एक मिनट, गलत स्टेटमेंट का चयन करना है, यानी कि पहला जो है वह बिल्कुल सही है। दूसरा, राजनीति और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से उज्जैनी प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण नगर था, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, पुराणों में अवंती की आधारशिला रखने का श्रेय यदुओं के है वंश को प्रदान किया गया है, यह भी सही है। और नेक्स्ट है, अवंती के राजा चंद्रप्रदोत ने गांधार के राजा पुष्कर सारिन को पराजित किया था। देखिए यह जो चौथा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत है, बल्कि राजा पुष्कर सारिन ने अवंती के राजा को हराया था। तो इस प्रकार से जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन गलत है, ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ और सिर्फ जो चौथा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत है। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न है, मगध के शासक अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था जिन्होंने अजातशत्रु द्वारा
बज्जी संघ पर आक्रमण के संदर्भ में महात्मा बुद्ध से सलाह लेने गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षकार। नेक्स्ट है महाजनपद पांचाल के संदर्भ में। देखिए यह जो 97 नंबर प्रश्न है वह मुख्य रूप से महाजनपद से संबंधित है। तो प्रश्न है कि महाजनपद पांचाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला नंबर जो स्टेटमेंट है कि प्रारंभ में इसके दो भाग थे, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी यही छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी, बिल्कुल सही। दूसरा, प्राचीन ग्रंथों में पांचालों के दो वंश उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल जिन्हें भागीरथ नदी पृथक करती थी का उल्लेख किया गया है, यह भी सही है। अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही जो स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न है महाजनपद काल में धनिक कृषक को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात धनिक कृषक को महाजनपद काल में गृहपति के नाम से जाना जाता था। अब देखिए यह जो भोजक है वह गांव के मुखिया को भोजक कहलाते थे। जिस प्रकार से वर्तमान समय में गांव के मुखिया को मुखिया ही कहते हैं, उस प्रकार से महाजनपद काल में गांव के मुखिया को भोजक के नाम से जाना जाता था। अब जो ग्रामणी है वह ग्रामणी गांव के प्रशासन की देखभाल करता था। गांव के प्रशासन का प्रमुख था ग्रामणी। और महाजनपद काल में जो बड़े कृषक होते थे उन्हें गृहपति के नाम से जाना जाता था। 99 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। 99 नंबर प्रश्न है महाजनपद काल के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित स्टेटमेंट पर विचार करना है एवं गलत कथन का चयन करना है। पहला, इस काल में दूर की गंतव्य की यात्रा करने वाले व्यापारियों के झुंड का नेता सार्थवाक कहलाता था, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है इस काल में सबसे धनी व्यापारी को श्रेष्ठी या सेठी कहा जाता था, यह भी सही है। नेक्स्ट है व्यापारियों के लिए समान शब्द बनिक का उपयोग किया गया है, यह भी सही है। अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उपरोक्त जो तीनों स्टेटमेंट दिया हो तीनों ही सही है, कोई भी कथन जो है वह गलत नहीं है। नेक्स्ट 100 नंबर प्रश्न है जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन है वह असत्य यानी कि गलत है? पहला, जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है किंतु उनका स्थान जीन से नीचे रखा गया है, बिल्कुल सही, कल भी मैंने इसे बताया था। नेक्स्ट है जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की तरह है जैन धर्म में भी वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। देखिए यह जो सी नंबर ऑप्शन है वह गलत है, जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है। तो आप लोग इसे याद रखिए, जैन धर्म जो है वह वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन सी हो गया वह गलत हो गया, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 101 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। 101 नंबर प्रश्न है जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में किस पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? तो देखिए इसे मैंने कल भी बताया था कि पार्श्वनाथ को झारखंड राज्य में अवस्थित समेत पर्वत शिखर पर 100 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात समेत पर्वत शिखर। नेक्स्ट 102 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला नंबर स्टेटमेंट है जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया, बिल्कुल सही। दूसरा, किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था, दूसरा नंबर भी स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही जो स्टेटमेंट है वह सही है। नेक्स्ट 103 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा जो स्टेटमेंट कथन है वह पूरी तरह से गलत है? पहला देखिए जैन दर्शन जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र में महावीर की तपश्चर्चा तथा कला क्लेश का बड़ा ही रोचक वर्णन मिलता है, यह बिल्कुल सही है। जैन धर्म अनुसार यह जो संसार है वह 6 द्रव्य से निर्मित है, यह भी सही है। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठ या नाथपुत कहा गया है, यह भी सही। जैन धर्मों में वेदों की प्रामाणिकता को माना गया, ध्यान दीजिएगा जैन धर्म में वेदों की प्रामाणिकता नहीं बल्कि वेदवाद का विरोध किया गया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका कथन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों वाली सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह जो स्टेटमेंट है वह प्लूटार्क द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट 105 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं गलत कथन का चयन करें। देखिए
अब यदि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के नए पैटर्न को देखा जाए तो 68वीं और 69वीं का जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ उसमें मुख्य रूप से अब स्टेटमेंट वाइज जो प्रश्न है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। तो इस प्रकार से जब मैं स्टेट सीरीज के अंतर्गत प्रश्नों को सॉल्व करता हूं तो आप उसे अच्छी तरह से देखा करिए कि किस प्रकार से आखिर प्रश्न को सॉल्व किया जा रहा है। तो 105 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें एवं गलत कथन का चयन करें। कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब होता है गलत। तो प्रश्न कर रहा है कि गलत कथन का चयन करें। पहला है, चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की विजय के बारे में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मुरनानूर से मिलती है, बिल्कुल सही। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य की बंगाल विजय का उल्लेख महास्थान अभिलेख से प्राप्त होता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है, स्मिथ ने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार का विवेचन करते हुए लिखा है कि उनके साम्राज्य में आधुनिक अफगानिस्तान, हिंदू कुश घाटी, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, काठियावाड़ एवं नर्मदा पार के प्रदेश भी सम्मिलित थे, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो प्रश्न है कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो चारों जो स्टेटमेंट है वह तीनों जो स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट 106 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 106 नंबर प्रश्न है, यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा है और सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में पहली बार किसने की? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात विलियम जोन्स द्वारा सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की गई है। और चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में जस्टिन करता है, जबकि इसी सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स द्वारा किया गया। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीरिया के शासक एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत किस मगध शासक के दरबार में भेजा था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बिंदुसार के दरबार में सीरियाई शासक एंटियोकस द्वारा अपना एक राजदूत डाइमेकस को भेजा गया था। नेक्स्ट 108 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस के बीच संधि का उल्लेख किया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात संधि का उल्लेख प्लूटार्क द्वारा किया गया है और यह जो संधि हुई थी वह 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय उपरांत सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ था। चलिए 109 नंबर प्रश्न की ओर अब चलते हैं। 109 नंबर प्रश्न है, मेगास्थनीज के इंडिका के अनुसार भारत में कानून लिखित रूप में था। तो देखिए यह जो पहला नंबर स्टेटमेंट है, भारत में कानून लिखित रूप में नहीं थे, तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। दूसरा, भारतीयों के भोजन में चावल का विशेष महत्व था, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी भी यदि आप लोग देखेंगे तो जो भारतीय लोग हैं अधिकतर चावल खाना पसंद करते हैं। तो दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह बिल्कुल सही है। तीसरा, बिना मक्खियों के ही शहद तैयार किया जाता था, यह भी सही है। और नेक्स्ट जो चौथा है कि भारत में लेखन कला उन्नत अवस्था में थी। देखिए भारत में लेखन कला का उस समय अभाव देखने को मिलता था। तो अब प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न है, उपरोक्त में सही कथन की पहचान करें। तो जो दूसरा नंबर और तीसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह सही है, तो इसके आधार पर जो हमारा आंसर निकल कर आ रहा है वह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 110 नंबर प्रश्न है, अशोक 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, परंतु उसका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो देखिए अशोक का जो राज्याभिषेक है 269 ईसा पूर्व में हुआ था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 111 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 111 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला नंबर स्टेटमेंट है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7 वर्ष पश्चात कलिंग पर विजय उपरांत की। देखिए पहला नंबर जो स्टेटमेंट है पूरी तरह से गलत है, बल्कि 7 वर्ष नहीं बल्कि 8 वर्ष पश्चात। तो जो पहला नंबर स्टेटमेंट हो गया वह पूरी तरह से गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग विजय के समय संभवतः वहां का राजा नंद राज था। तो जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल और केवल 2। नेक्स्ट 112 नंबर प्रश्न है, अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो देखिए अशोक को बौद्ध धर्म में उपगुप्त द्वारा दीक्षित किया गया था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए किस ग्रंथ में हमें वर्णन मिलता है कि उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। यदि सपोज प्रश्न पूछ लेता कि किस ग्रंथ में ऐसा वर्णन किया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दिव्यावदान। दिव्यावदान ग्रंथ में ऐसा वर्णन किया गया है कि उपगुप्त ने
अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो इस देखिए प्रश्न कह रहा है कि अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया, तो इस प्रश्न का आंसर यद्यपि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन सपोज यदि पूछ लेता कि किस ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है, तो इसका आप लोग आंसर लगाएंगे दिव्यावदान ग्रंथ में। नेक्स्ट 113 नंबर प्रश्न है, अशोक द्वारा अपने धम्म यात्रा के क्रम में लुम्बिनी की यात्रा की गई। अशोक द्वारा लुम्बिनी में भूमि कर को घटाकर कितना कर दिया गया, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1/8वां भाग कर दिया गया था। नेक्स्ट 114 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला नंबर स्टेटमेंट की ओर अब हम लोग चलते हैं। तो पहला नंबर स्टेटमेंट है, स्वनियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था, बिल्कुल सही है। दूसरा, अशोक का धम्म समकालीन समस्याओं का समाधान करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था, यह भी सही है। तीसरा नंबर स्टेटमेंट है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने अखेट तथा बिहार यात्राएं रोक दी एवं उनके स्थान पर धम्म यात्राएं प्रारंभ की, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त जो तीनों स्टेटमेंट दिया हुआ है वह सही है। नेक्स्ट 115 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें एवं गलत कथन का चयन करना है। पहला, अशोक के अभिलेख राज्यादेश के रूप में जारी किए गए थे। तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है, एक मिनट, गलत कथन का चयन करना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं गलत कथन का चयन करें। पहला है, अशोक के अभिलेख राज्यादेश के रूप में जारी किए गए थे। राज्यादेश, सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं कि आखिर राज्यादेश क्या है। तो देखिए यह जो राज्यादेश है वह राज्य एवं आदेश दोनों से मिलकर बना है राज्यादेश। तो अब हम लोग पहला नंबर स्टेटमेंट समझते हैं कि जो अशोक के अभिलेख हैं वह राज्य के आदेश के रूप में जारी किए गए हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने का प्रयास किया, तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट भी सही है। तो प्रश्न कर रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। 116 नंबर प्रश्न है, सम्राट अशोक के अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें एवं असत्य यानी कि गलत कथन का चयन करें। पहला है, अशोक के अभिलेख प्रमुख राजमार्गों के किनारे स्थापित किए गए थे, बिल्कुल सही। दूसरा, लगभग सभी अभिलेख पाली भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में है। देखिए दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अशोक के कुछ अभिलेख हैं जो कि अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं वे अरमाइक लिपि में भी लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ अभिलेख पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं वो खरोष्ठी लिपि में भी लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है पूरी तरह से गलत हो गया। तीसरा है, अभिलेखों में अशोक की उसके राज्याभिषेक के 8वें से 21वें वर्ष तक की घटनाएं का वर्णन किया गया है। तो जो तीसरा नंबर स्टेटमेंट है वह भी सही है। तो कौन सा कथन गलत है, तो हो जाएगा प्रश्न आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल और केवल 2। नेक्स्ट 117 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम अशोक की लिपि का पता किसने लगाया था। देखिए अशोक की लिपि का पता कर रहा है, पता करने का मतलब हो गया किसने खोजा था। तो 1750 ईस्वी में टी फैनथेलर ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को ज्ञात किया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम यानी कि पहली बार पढ़ा किसने था, पहली बार अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया था, तो पहली बार अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। तो प्रश्न है, अशोक की लिपि का सर्वप्रथम खोज किसने किया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1750 ईस्वी में टी फैनथेलर ने। नेक्स्ट 118 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। 118 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं अशोक के शिलालेख में मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के चुनाव में उनके चरित्र की भली भांति जांच की जाती थी, जिसे किस नाम से जाना जाता था, तो उपधा परीक्षण के नाम से उसे जाना जाता था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 119 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, यह पुस्तक मौर्यों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, बिल्कुल सही। दूसरा, अर्थशास्त्र राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई एक प्रमाणिक पुस्तक है, यह भी सही है। तीसरा है कि अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त जो तीनों स्टेटमेंट दिया हुआ है वह सही है। अशोक के अर्थशास्त्र से संबंधित इसे बीपीएससी में
प्रीवियस ईयर में एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि अशोक का अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध निम्न में से किससे है। चलिए 120 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। तो 120 नंबर प्रश्न है, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वह गलत है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में ही कह रहा है कि मौर्य प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला कह रहा है कि मौर्य प्रशासन में केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, बिल्कुल सही, क्योंकि जो मौर्य प्रशासन है वह केंद्रीकृत शासन व्यवस्था था मौर्य प्रशासन के समय। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में विभक्त थी। देखिए, मौर्य साम्राज्य तो 5 बड़े प्रांतों में विभक्त थी, पहला नंबर जो है वह बिल्कुल सही। लेकिन जो दूसरा कह रहा है कि प्रांतपति राजकीय परिवार के लोगों के साथ साथ राजा के विश्वासपात्र लोगों में से भी नियुक्त किए जाते थे, तो यह जो स्टेटमेंट है वह गलत है। सिर्फ और सिर्फ राजकीय परिवार के लोग ही प्रांतपति नियुक्त किए जाते थे। तो इस प्रकार से जो बी नंबर स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। तो प्रश्न के अनुसार जो आंसर निकल कर आ रहा है वह होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। नगर का प्रमुख अधिकारी मेगास्थनीज के अनुसार कौन होता था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात एस्ट्रोनोमाई मौर्य प्रशासन में मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है, एग्रोनोमाई की यदि बात करें तो जो एग्रोनोमाई है वह मार्ग निर्माण का अधिकारी होता था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण का अधिकारी होता था। इस देखिए, यह जो एग्रोनोमाई है इसे संबंध में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है कि मौर्य साम्राज्य में एग्रोनोमाई किसका अधिकारी होता था। तो प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है, तो नगर का जो प्रमुख अधिकारी एस्ट्रोनोमाई होता था और मार्ग निर्माण का जो अधिकारी होता था वह एग्रोनोमाई होता था। नेक्स्ट 122 नंबर प्रश्न है, मौर्यकालीन न्याय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला नंबर स्टेटमेंट है, मौर्य न्याय प्रशासन में राजा न्यायपालिका का प्रमुख होता था, बिल्कुल सही। दूसरा, दीवानी न्यायालय धर्म अस्थीय कहलाता था, यह भी सही है। तीसरा, फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन के रूप में जाना जाता था, यह भी सही। और चौथा, मौर्य काल में निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय था जहां ग्रामणी एवं ग्राम वृद्ध निर्णय करते थे, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त चारों जो स्टेटमेंट है वह सही है। नेक्स्ट 123 नंबर प्रश्न है, अशोक के शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला, शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है कि अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है वह प्राकृत है, बिल्कुल सही। दूसरा, 13वें शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है, यह भी सही है। तीसरा, शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अब प्रश्न उठता है कि जेम्स, यह भी देखिए ऑप्शन प्रश्न के अनुसार तो तीनों नंबर स्टेटमेंट है वह सही है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन जो तीसरा नंबर विकल्प है कि शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, यह भी सही है। लेकिन सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता कि सर्वप्रथम खोजा किसने, तो सर्वप्रथम टी फैंथेलर ने अशोक के शिलालेखों को खोजा था। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई थी। देखिए, अभी मैंने बताया कि अशोक के शिलालेखों की सर्वप्रथम खोज टी फैंथेलर द्वारा 1750 ईस्वी में की गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि सपोज प्रश्न पूछ लेता कि सर्वप्रथम पढ़ा किसने, तो सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट 125 नंबर प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रुम्मनदेही अभिलेख से। और यह जो रुम्मनदेही अभिलेख है, इससे ही यह हमें पता चलता है कि अशोक ने लुम्बिनी में अपने 20वें वर्ष में जब तीर्थ यात्रा किए थे, 20वें वर्ष की यात्रा के उपरांत लुम्बिनी की जो कर था यानी कि टैक्स उसे घटाकर 1/8 कर दिए थे। तो प्रश्न है कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, तो रुम्मनदेही अभिलेख से देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं का निर्माण करवाया। इन 4 गुफाओं में निम्न में से कौन सी गुफा शामिल नहीं है। तो देखिए, अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा का निर्माण करवाया था। तो उनमें से जो पहला गुफा था उन्हें लोमा ऋषि की गुफा के नाम से जाना गया। पहला गुफा का नाम था लोमा ऋषि गुफा।
इसके अतिरिक्त जो दूसरा गुफा का नाम था उसे कर्ण चौपाल के नाम से जाना गया। तीसरा गुफा को सुदामा गुफा के नाम से जाना गया और जो चौथा गुफा था उन्हें विश्व झोपड़ी के नाम से जाना गया। तो अब इसके अनुसार विकल्प को सिलेक्ट करते हैं हम लोग। प्रश्न है कि बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया, इन 4 गुफाओं में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात गोपिका गुफा। नेक्स्ट 127 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक के कौन सा अभिलेख जो है वह द्विभाषीय है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात शाह कुना जो अभिलेख है वह द्विभाषीय है। अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन सी 2 भाषा में इसे रचित या लिखा गया है? तो पहली भाषा है इसकी अरमाइक और जो दूसरी भाषा है इसकी वह है यूनानी या ग्रीक। 128 नंबर प्रश्न की ओर अब चलते हैं। तो 128 नंबर प्रश्न है, देखिए अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख या रानी का बाब के नाम से जाना जाता है? तो जो कौशाम्बी स्थित इलाहाबाद के कौशाम्बी स्थित जो अभिलेख है उसे रानी का अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यदि इस कौशाम्बी स्थित अभिलेख की बात करें तो अकबर के शासनकाल में, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अकबर के शासनकाल में इसे अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखवाया गया था। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इस अभिलेख को इलाहाबाद के किले में रखवाया गया था। तो प्रश्न कह रहा है कि किस अभिलेख को रानी का अभिलेख के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात कौशाम्बी। नेक्स्ट 129 नंबर प्रश्न है, अशोक के स्तंभ लेख के संदर्भ में विचार करिए। पहला नंबर जो एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला नंबर स्टेटमेंट है कि अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान दीजिए, पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से सही है। दूसरा, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो ब्राह्मणी, खरोष्ठी और अरमाइक लिपि में लिखी गई है। तो देखिए यह जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो स्तंभ लेख हैं, अशोक द्वारा स्तंभ लेखों की रचना सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणी लिपि में की गई है। इस प्रकार से जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट हो गया वह गलत हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर निकल कर आ रहा है वह है ऑप्शन नंबर ए अर्थात सिर्फ और सिर्फ पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह सही है। नेक्स्ट 130 नंबर प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं देखिए प्रश्न है कि अशोक के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपरोक्त में से अशोक के किस शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का वर्णन देखने को मिलता है? तो पहला है दूसरा शिलालेख। तो बिल्कुल दूसरा शिलालेख में अशोक के दूसरे शिलालेख में 4 दक्षिण भारतीय राज्यों का वर्णन देखने को मिलता है। तो पहला सही हो गया। दूसरा है 10वें शिलालेख, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा है 13वें शिलालेख, तो बिल्कुल सही है, यानी कि सेकंड और दूसरा और 13वां नंबर जो शिलालेख है उसमें दक्षिण भारतीय अशोक के दूसरा और 13वें नंबर शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का वर्णन देखने को मिलता है। अब 4 दक्षिण भारतीय राज्य थे जिनका वर्णन देखने को मिलता है, जिनमें से पहला था चोल के अतिरिक्त जो दूसरे राज्य थे वे थे पांड्य। इसके अलावा जो तीसरे राज्य था वो थे सतीपुत्र और तीसरा के अतिरिक्त जो चौथे दक्षिण भारतीय राज्य थे उनका नाम था केरला पुत्र। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अशोक के 2 ही शिलालेख ऐसे हैं, दूसरा और 13वां नंबर शिलालेख, जिनमें कि 4 दक्षिण भारतीय राज्यों का वर्णन देखने को मिलता है और ये 4 दक्षिण भारतीय राज्य हैं चोल, पांड्य, सतीपुत्र और केरला पुत्र। नेक्स्ट 131 नंबर प्रश्न है, बिंदुसार ने निम्नलिखित में से किस सीरियाई शासक से मदिरा, सूखे अंजीर तथा एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात एंटियोकस प्रथम। लेकिन इस एंटियोकस प्रथम ने दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, दार्शनिक नहीं भेजा था, बल्कि इसके अतिरिक्त जो सूखे फल एवं मेवा वगैरह थे वे एंटियोकस प्रथम बिंदुसार के दरबार में भेज दिया था। नेक्स्ट 132 नंबर प्रश्न है, किस अभिलेख में अशोक स्वयं को मगध का राजा कहता था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अभिलेख में अशोक स्वयं को मगध का राजा कहता था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है। अब देखिए यदि हम 3 विकल्प पर बात करते हैं तो देखिए जो कौशाम्बी अभिलेख है
ये इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है, यानी कि इलाहाबाद के कौशाम्बी से यह अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसे रानी का अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। रानी का अभिलेख या रानी का लेख के नाम से भी कौशाम्बी अभिलेख को जानते हैं। नेक्स्ट है मास्की अभिलेख। तो मास्की और गुर्जरा ये दो ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक के रूप में मिलता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि किस अभिलेख में अशोक स्वयं को मगध का राजा कहता था? तो भाब्रू अभिलेख, मास्की और गुर्जरा। इसके अतिरिक्त 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें कि अशोक का नाम देखने को मिलता है, जिनमें से 2 विकल्प में दिए हुए हैं, मास्की और गुर्जरा अभिलेख। उसके अतिरिक्त एक और अभिलेख है उदगेलोन अभिलेख। उदगेलोन अभिलेख में भी अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। और नेक्स्ट कौशाम्बी अभिलेख, जिसमें कि इलाहाबाद से प्राप्त हुआ, इसे रानी का अभिलेख के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 135 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने कश्मीर में बितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक एक नगर की स्थापना की? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राजतरंगिणी ग्रंथ के अनुसार। राजतरंगिणी जो ग्रंथ है इसे कलहन द्वारा लिखा गया था। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राजतरंगिणी पुस्तक या ग्रंथ के अनुसार अशोक ने कश्मीर में बितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक एक नगर की स्थापना की। नेक्स्ट 134 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। 134 नंबर प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया गया? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक के किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 13वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट 135 नंबर प्रश्न है, किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के लुम्बिनी यात्रा के अवसर पर उसने वहां की भूमि कर की दर घटा दी? अब प्रश्न उठता है कि लुम्बिनी यात्रा के दौरान भूमि कर की दर को घटाकर 1/8 कर दिया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रुम्मनदेही अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। इसे मैंने पूर्व में भी बताया था। नेक्स्ट 136 नंबर प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख से धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी देखने को मिलती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 5वां शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 137 नंबर प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्यों में प्रांतों की संख्या कितनी थी? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कर रहा है कि अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो प्रांतों की संख्या 5 थी। अब हम लोग 5 प्रांत की बात करें तो जो पहला प्रांत था उसका नाम है उत्तरापथ, दूसरा प्रांत था दक्षिणापथ, तीसरा प्रांत है अवंती, चौथा है कलिंग और जो 5वां है वह है प्राच्य। तो देखिए प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 5। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोककालीन प्रांत या प्राची पूर्व प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पाटलिपुत्र। अब हम लोग 5 प्रांत की राजधानी देख लेते हैं। तो यदि उत्तरापथ की राजधानी की बात करें तो जो उत्तरापथ की राजधानी है वह तक्षशिला थी। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। नेक्स्ट है दक्षिणापथ, दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। तो इसे भी आप लोग नोट करते चलेंगे, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, तो आप लोग नोट करिए, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। इसके अतिरिक्त कलिंग की राजधानी थी तोसल, और जैसा कि अभी मैंने बताया प्राच की राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट 139 नंबर प्रश्न की ओर अब चलते हैं। 139 नंबर प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो कथन है वह गलत है? पहला, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, बिल्कुल सही। दूसरा, मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल संचालित करता था, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था, बिल्कुल सही। जो युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता था, देखिए यह जो सेनापति था युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व नहीं करता था, बल्कि युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी को नायक कहते। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर सी है वह गलत हो गया। नेक्स्ट है, सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था, यह सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 140 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था? तो मौर्य काल में बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट 141 नंबर प्रश्न है, मौर्य शासक अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो जो जनपदीय न्यायालय का न्यायाधीश होता था उसे राजुक कहा जाता था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 142 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो उस भूमि को अदेव मातृक के नाम से जाना जाता था। अब यदि सीता भूमि की बात करें तो यह जो सीता भूमि था उसे सरकारी भूमि को सीता भूमि के रूप से जाना जाता था। तो आप लोग इसे याद करिए, सरकारी भूमि को सीता भूमि के रूप में जाना जाता था, जबकि अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट 143 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई नामक अधिकारी का क्या कार्य था? देखिए यह जो प्रश्न है यूपीपीसीएस एग्जाम में प्रीवियस समय में पूछा गया है, यानी कि यूपीपीसीएस का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रश्न है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो यह जो एग्रोनोमाई अधिकारी था वह मार्गों की देखरेख करता था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 144 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 144 नंबर प्रश्न है, मौर्यकालीन शब्दावली का सही मिलान करें। एक तरफ शब्द दिया हुआ है और दूसरे तरफ एक तरफ शब्द दिया हुआ है और दूसरे तरफ इस शब्द से संबंधित अर्थ दिया हुआ है। तो देखिए जो गृहपति है वह मुख्य रूप से भूस्वामी होता था, यानी कि ए का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है जेठक। जेठक शिल्पी संघ का प्रमुख होता था, यानी कि बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है बिष्टी। तो जो बिष्टी है वो एक प्रकार का श्रम या बेगार होता था, तो सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और नेक्स्ट है बलि, तो एक प्रकार का धार्मिक कर था, तो डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार से प्रश्न निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1, 2, 3 एवं 4। नेक्स्ट 145 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो देखिए जो मौर्य काल में राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था उसे समाहर्ता के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यदि प्रतिष्ठा की बात करें तो जो प्रतिष्ठा था वह फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। तो आप लोग इसे याद करिएगा, प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। इसके अतिरिक्त जो सन्निधाता है वह कोषाध्यक्ष होता था, राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था सन्निधाता। इसके अतिरिक्त जो सीता है, अभी मैंने बताया था कि सरकारी भूमि से प्राप्त आय को सीता कहते हैं, सरकारी भूमि से प्राप्त आय। चलिए प्रश्न है कि मौर्य काल में राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी को समाहर्ता के रूप में जाना जाता था और प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होते थे, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था और सीता सरकारी भूमि से प्राप्त आय को सीता कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में, ना कि प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर के लिए। यदि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के लिए गूढ़ पुरुष का वर्णन किया गया। लेकिन यदि मौर्य प्रशासन, सपोज प्रश्न पूछता कि मौर्य प्रशासन में गुप्तचरों के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है, तो मौर्य प्रशासन में जो गुप्तचर का देखरेख करने वाला अधिकारी होता था वह महामत्य सर्प होता था। इसके अतिरिक्त गुप्तचर व्यवस्था की बात करें तो मौर्यों के समय में मुख्य रूप से 2 प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था थी। पहली जो गुप्तचर व्यवस्था थी वह संस्था के नाम से जाना जाता था और जो दूसरी गुप्तचर व्यवस्था थी वह संचार के नाम से जाना जाता था। तो संस्था पर जो गुप्तचर व्यवस्था थी वह स्थिर रहकर कार्य करती थी और जो संचार नाम की व्यवस्था थी वह घूम घूम कर लोगों के मध्य से सूचनाओं को एकत्र करने का प्रयास करती थी। तो इस प्रकार से प्रश्न है कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में गुप्तचर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो गूढ़ पुरुष। नेक्स्ट 147 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दुर्भिक्ष या अकाल नहीं पड़ते थे। जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह गलत है, क्योंकि यदि अकाल से संबंधित बात करें तो जो सोहगौरा नामक अभिलेख है, सोहगौरा अभिलेख में अकाल व्यवस्था का वर्णन किया गया। इसका मतलब हो गया कि प्राचीन समय में भी अकाल पड़ता था। तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है पूरी तरह से गलत हो गया। दूसरा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत में दुर्भिक्ष उस समय भी पड़ते थे। अब प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य, यानी कि कौन सा जो कथन है वह पूरी तरह से गलत है। 1 मिनट।
प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ना तो 1 और ना ही 2। 1 मिनट। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दुर्भिक्ष नहीं पड़ते थे। जो पहला नंबर स्टेटमेंट है, पहला नंबर जो स्टेटमेंट है पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि उस समय प्राचीन समय में भी जो सोहगौरा नामक अभिलेख है, सोहगौरा नामक लेख में अकाल व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है पूरी तरह से गलत हो गया। और जो दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत में दुर्भिक्ष है वह पढ़ते थे। तो जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तो प्रश्न के अनुसार कि कौन सा कथन असत्य है, असत्य यानी कि कौन सा कथन गलत है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 148 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के भूमि व्यवस्था का वर्णन किया गया है, बिल्कुल सही। अब यदि 3 प्रकार के भूमि व्यवस्था को हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन 3 प्रकार के भूमि व्यवस्था का वर्णन किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। पहली प्रकार की जो भूमि व्यवस्था थी वह कृष्ण भूमि थी, यानी कि जिसे जोता जाता था। दूसरी प्रकार की जो भूमि व्यवस्था थी वह अकृष्ट भूमि थी, यानी कि वैसी भूमि जिसे जोता नहीं जा सके, यानी कि कह सकते हैं मरुस्थलीय भूमि। और इसके अलावा जो तीसरी प्रकार की भूमि व्यवस्था थी उसका नाम था स्थल भूमि, यानी कि टीला टाइप का आप इसे कह सकते हैं। तो पहला नंबर स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा है कि कृषि, पशुपालन एवं व्यापार को अर्थशास्त्र में सम्मिलित रूप से वार्ता के नाम से जाना जाता था। तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तीसरा है कि मौर्य काल में 2 प्रकार के वन पाए जाते थे। अब हम लोग देख लेते हैं कि मौर्य काल में 2 प्रकार के कौन कौन से वन पाए जाते थे। तो मौर्य काल में जो पहला वन था वह हस्ती वन के नाम से जाना जाता था। वैसे वन जहाँ की जंगली जानवर वगैरह रहते, जंगली जानवर देखने को मिलते थे। और इसके अलावा जो दूसरी प्रकार की जो मौर्य काल में वन व्यवस्था थी उसे द्रव्य वन के नाम से जाना जाता था। द्रव्य वन कहने का मतलब हो गया कि जिस प्रकार के वन में लकड़ी के अतिरिक्त खनिज पदार्थ देखने को मिलते थे, लोहा एवं तांबा जैसे खनिज पदार्थ देखने को मिलते थे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात तीनों ही जो स्टेटमेंट है पूरी तरह से सही है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट 149 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 149 नंबर प्रश्न है, भारत और मिस्र के बीच मौर्य काल में होने वाले व्यापार को अधिक बढ़ाने के लिए टॉलमी ने लाल सागर पर किस बंदरगाह की स्थापना की। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, अर्थात लाल सागर पर टॉलमी द्वारा बर्निश नामक बंदरगाह की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 150 नंबर प्रश्न है, मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन, कौन सा कथन सही है, अर्थात सत्य कथन का चयन करें। पहला है, मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन समाज का विभाजन जाति के आधार पर किया। ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत है, क्योंकि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। और इन वर्गों का जो विभाजन का आधार था वह जाति नहीं बल्कि कार्य था। तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट हो गया पूरी तरह से गलत हो गया। दूसरा कि शूद्रों को सेना में भर्ती होने का अधिकार नहीं था। ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह भी गलत है, बल्कि शूद्रों को सेना में भर्ती होने का अधिकार प्रदान किया गया था मौर्यकालीन समय में भी। नेक्स्ट तीसरा नंबर स्टेटमेंट है, मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी। और नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया जाना मौर्य काल की एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटना थी। तो प्रश्न है कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 3 एवं 4 नंबर जो स्टेटमेंट है पूरी तरह से सही है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो सेशन था समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।